आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का आपका पेपर फर्स्ट होता है, जो कि आप सभी को पता है कि अनिवार्य है। और उससे बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हम देखेंगे ये सभी प्रश्न गत परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये एक तरह से आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आप इसके क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार से पूछे गए थे और किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के मोस्ट क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए विगत वर्षों के प्रश्न यानी जो पहले पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2019 के अंदर जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनमें से, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, इसलिए फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे ताकि आपका सिर्फ ये रिविजन क्लास होने वाली है। मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? उद्देश्य, विश्लेषण, संसाधन या फिर प्राधिकार। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आप देख सकते हैं। और आपका राइट आंसर क्या है आप सोच सकते हैं, तब तक मैं आपको राइट आंसर का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि उद्देश्य और विश्लेषण इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के सेकंड प्रश्न आता है, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है? अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों पर बल दिया जाता है किस प्रकार के मूल्यांकन में? तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन और चौथा है मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, नैदानिक मूल्यांकन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन आपका आगमनात्मक विधि, दूसरी है निगमनात्मक विधि, थर्ड है वैज्ञानिक विधि या फिर सादृश्यात्मक विधि। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक विधि। याद रखिएगा क्या है? वैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रोवेल या फिर एडगर डेल ने? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एडगर डेल ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन व अनुमनगण और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शिक्षण शास्त्र, एंड्रोगोजी, नवविज्ञान या फिर मनोविज्ञान। और इसका राइट आंसर होगा शिक्षण शास्त्र। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? ऑप्शन 4 यहाँ भी आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जा। अगला प्रश्न देखिए 7वां, एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्चर्यचर की क्या बात है? आपके पास ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका विद्यार्थी का शैक्षणिक निष्पादन। ये आश्चर्य की बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, नीचे दिए गए सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची कुछ इस प्रकार से है। देखिए, विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालीन ज्ञान, और थर्ड आपका ऑप्शन है अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के विषय में सूचित करना, अधिगम की पूर्वपेक्षिकता के रूप में सूचित करना,
पांचवा है ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच कराना। और छठा आपका आता है वांछित उत्तर प्राप्त करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका पहला, तीसरा, चौथा और छठा इसके राइट आंसर होंगे। याद रखिएगा। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों की PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 है और इसका जो राइट आंसर है वो है, अगर आप चाहते हैं कि आप इनका क्वेश्चन खुद करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी बोलते हुए सोचने की पद्धति कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां आता है हमारा, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। फिर से आपके पास ऑप्शन 4 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेश के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 11वां, नीचे 2 स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ ए में शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति के पोषक की सूची दी गई। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित हमें करना है। आप स्तंभ ए और बी को सुमेलित करिए। तो देखिए आपके पास सामने है। तो देखिए सबसे पहला आपका है व्याख्यान पद्धति। तो ये है आपके, हाँ, बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, थर्ड में आएगा ये आपका, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना, थर्ड को मिला है। सेकंड है प्रदर्शन विधि। तो ये है आपका प्रदर्शन विधि, अनुभव आधारित अधिगम, सेकंड से इसको मिलान कर दीजिए। परियोजना विधि, तो परियोजना विधि आपकी आएगी चौथे नंबर में, विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते और सीखते हैं। और आपका बचता है लास्ट डी, सहयोगात्मक विधि। तो वो आपके फर्स्ट वाले से कनेक्ट होगी, किसी कार्य में प्रतिभा प्रकटता पर बल देना। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हैं, तो ये भी नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण है। ऑप्शन 4 आपके पास यहाँ पे हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना निर्माण। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई हैं। इनमें से प्रभावित शिक्षक में सहायक तत्वों को पहचानिए। आपके पास यहाँ पर दी हुई है 6 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है अधिगमकर्ताओं का अध्ययन के प्रति सम्मान। दूसरा है अधिगमकर्ताओं का मानसिक योग्यता का स्तर। तीसरा है अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव। चौथा है अधिगमकर्ताओं की अध्ययन में अभिरुचि का स्तर। पांचवा है अधिगमकर्ताओं की अंतर्वैयक्तिक संबंध का स्तर। और छठा है अधिगमकर्ताओं के समाज के बारे में दृष्टिकोण। तो देखिए इनमें से राइट है आपका दूसरा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा को, फिर आप इनमें निशान। एक तो आपका दूसरा सही है, एक तीसरा भी सही, चौथा भी और एक छठा। पहला और पांचवा इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए दूसरा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न नंबर, नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप निर्णयात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? तो पहला है आपका निपुणता परीक्षण देना। दूसरा है क्विज सत्र का आयोजन। तीसरा है ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन। चौथा है शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना। और पांचवा है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन चारों आपके पास यहाँ पर दिए हैं। तो देखिए पहला इसमें गलत है, इसका राइट आंसर होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। आपका पहला और पांचवा इसके अंदर गलत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस प्रकार के शोध में प्रतिभा करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? मौलिक शोध, व्यवहार शोध,
मूल्यांकन परक शोध या फिर क्रियात्मक शोध। ऑप्शन 4 है आपके पास और इसका राइट आंसर है क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न देखिए 16वां। प्रभावशाली शिक्षक व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो पहला आपका सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायक संबंध। चौथा है आपका प्रस्तुतिकरण में विविध तरीके। पांचवा है हमारा कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को कम करना। और छठा है आपका आगामी को संगठित करना तथा व्यक्तित्व का सार प्रस्तुत करना। तो मैं इरेज कर देता हूँ और आपको इसका जो तो इसके अंदर जो आपका चौथा भी गलत है, पांचवा भी गलत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेकंड और थर्ड, यानी कि पहला नहीं, चौथा नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा और तीसरा इसके राइट होंगे और ये नहीं। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। जिस शोध विधि में सामान्यकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन 4 है। इसे कहा जाता है आपका केस स्टडी। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? केस स्टडी। अगला प्रश्न देखिए। नीचे शिक्षण विधियों और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है? तो 5 यहाँ पर आपके पास दिए हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर एक तो आपका मॉड्यूलर उपागम आएगा, एक आएगा आपका अभिकृतम या फिर अधिगम, और चौथा आएगा आपका व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण। ये 3 आपके इसके अंदर आएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। अगला प्रश्न देखिए 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है? तो आपके पास यहाँ ऑप्शन 4 है और वो पूछ रहा है कि कौन सा कथन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पनात्मक। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं आपके और राइट आंसर आपका स्वयं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। निर्णयात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाना। चौथा देखिए, 24वां देखिए, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो ये आपका शिक्षक उन्मुख व्याख्यान का हास। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखिए 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है अभिक्षमता परीक्षण। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। नीचे दी गई सूची में से कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपके 6 दी हुई हैं। तो एक तो उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा ये नहीं, तीसरा भी नहीं। अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ये भी राइट है, ये भी नहीं। और हाँ, ये सही है, 5वां सही है। अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, 6ठा गलत होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका पहला, चौथा और 5वां। तो पहला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पहला, चौथा और 5वां। याद रखिएगा। अब देखिए 2018 में आए हुए गत प्रश्न देखते हैं इसी टॉपिक से। नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्णयात्मक तथा संकल्पनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं दी गई हैं और उनमें से हमें देखनी है कि कौन कौन सी वो हैं और निम्न में से कूट निर्धारित प्रक्रियाओं में से संबंधित हैं। नीचे भी पढ़ा करो कि क्या पूछ रहा है, कि संबंधित है पूछ रहा है या फिर संबंधित नहीं है पूछ रहा है।
तो देखिए पहला, इसका उपयोग अधिगम मानव, नहीं ये गलत है। इसका उपयोग क्षमता तथा गुणात्मक में सुधार के लिए किया जाता है, बिल्कुल राइट, दूसरा। तीसरा, इनका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों, संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है, नहीं। चौथा है, इसका उपयोग अनुदेश की अवधि में किया जाता है, राइट। पांचवा गलत, छठा राइट। यह शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, चौथा और छठा, ठीक है। दूसरा, चौथा और छठा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां। एक शिक्षा में श्रवभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण और भाषण कौशल के लिए विकासात्मक करता है या फिर विकास में मदद करता है। 29वां प्रश्न देखिए, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है? तो इसका राइट आंसर होगा सुर्खियां, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा मिलान वाला, तो चलिए डायरेक्ट मिलाते हैं इनको। देखिए एक तरफ दे रखा है शिक्षण सामर्थ्य का क्षेत्र और एक तरफ दे रखा है विशिष्ट सामर्थ्य। तो पहला है हमारा व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य, तो ये आपका आ जाएगा आत्मसमर्थन एवं नियंत्रण की, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है हमारा व्यवहार परक सामर्थ्य, तो ये आपका आएगा शिक्षण एवं प्रबंध, यानी ऑप्शन 5 में। अगला हमारा विषय परक सामर्थ्य, ये हमारा आएगा विषय तथा सामान्य ज्ञान से। और शैली संबंधी सामर्थ्य जो कि आपका बचता है पहला मतिकता तथा नम्यता से। तो ये हमने देखे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब क्वेश्चनों की सीरीज लेके आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे को कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए।